नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर हाजिर हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। आप जानते ही हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान एक लंबे समय से धरना देकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चर्चा करना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 10 सालों में किसानों की आमदनी को दोगुना करने की घोषणा की थी, तब सभी किसान बेहद खुश हुए थे। खेती किसानी के लिए सरकार के प्रयासों का व्यापक प्रचार भी पिछले दिनों लगातार किया गया है। सरकारी न्यूज एजेंसियों ने बताया है कि कृषि का बजट हर साल बढ़ाया गया है। किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नगदी फसलों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज की व्यवस्था की जा रही है। फसल बीमा की योजना लागू की गई है। कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अन्नदाता सम्मान योजना चलाई गई है। किसानों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और भारत में कृषि के महान वैज्ञानिक और किसानों के हितैषी एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कोल्ड चेन में सुधार, मेगा फूड पार्कों की स्थापना, कृषि प्रसंस्करण संयंत्र लगाने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया, जैविक खेती को बढ़ावा आदि कार्य भी चल रहे हैं। 2007 से 14 के बीच जहां एमएसपी पर धान की खरीद 2.58 लाख करोड़ रुपए की हुई थी, वहीं 2014 से 2021 के बीच इसमें 187% की बढ़ोतरी हुई और अब यह 7.43 लाख करोड़ की हो गई है। 2013-14 की तुलना में धान के समर्थन मूल्य में 2022-23 में 172% का इजाफा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2007 से 2014 के बीच 1.99 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2022-23 में 83% बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी दोगुने से ज्यादा बढ़ाया गया है। ये सारी बातें सरकारी न्यूज एजेंसियां हमें लगातार बता रही हैं। सरकार की माने तो यह सरकार आज तक की सबसे अधिक किसान हितैषी सरकार है। तो फिर हमको यह सोचना पड़ेगा कि पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आकर दिल्ली बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं। उनके प्रदर्शन के चलते दिल्ली में भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली सैनिक छावनी जैसी दिख रही है। इन किसानों की माने तो सरकार किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात मात्र जुमला ही है। किसानों की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बिना विधिक सहायता लिए जल्दीबाजी में नहीं लाया जा सकता। आइए जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या हैं और सरकार को इन्हें लागू करने में क्या कठिनाई है। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। इसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने के संबंध में कई सिफारिशें की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में सौंपी। उनका सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। इतने वर्षों बाद भी सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। एमएसपी के अतिरिक्त भी अन्य अनेक सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग ने की थी। इसमें शामिल था राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाना, किसानों के लिए सेहत सुविधाएं बढ़ाना, वित्त और बीमा की स्थिति को मजबूत करना, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आदि। आयोग ने यह भी कहा था कि किसानों के लिए एक कृषि जोखिम फंड बनाया जाए जिससे प्राकृतिक आपदा आने पर उन्हें मदद मिल सके। इससे किसानों की आत्महत्या में कमी आएगी।
परंतु सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है वो तो एमएसपी की गणना के संबंध में ही थी और उसके फॉर्मूले को लेकर थी। स्वामीनाथन के फॉर्मूले की समझ के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फसल उगाने की लागतों को समझना पड़ेगा। इन्हें इस चित्र से समझते हैं। सबसे पहले A2 लागत को समझिए। यह बेसिक लागत है। A2 लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं, जैसे बीज, खाद, केमिकल, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में होने वाला व्यय। दूसरे प्रकार की लागत है A2 प्लस FL। FL का मतलब है फैमिली लेबर। इसमें A2 लागत के अतिरिक्त फसल उगाने में किसान के परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। तीसरे प्रकार की लागत C2 लागत है, जिसमें पैदावार में लगने वाली नगदी और गैर नगदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की C2 लागत पर 50% ज्यादा एमएसपी के रूप में देने की सिफारिश की थी। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस या CACP की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल के लिए A2 लागत 903 रुपए, A2 प्लस FL लागत 1128 रुपए और C2 लागत 1652 रुपए है। यदि C2 लागत में 50% जोड़कर एमएसपी की गणना की जाए तो यह 2478 रुपए होता है, जबकि प्रति क्विंटल गेहूं के लिए एमएसपी 2125 रुपए ही तय किया गया है, जो स्वामीनाथन फॉर्मूले की तुलना में 353 रुपए कम है। भारत की आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर है। इसी कारण सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के हित की बात कहते नहीं थकते। अधिकांश राजनीतिज्ञ चुनावों के समय किसानों के साथ सहानुभूति दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। वहीं दूसरी ओर अनेक किसान संगठन और बहुत से राजनीतिक दल इसे एक छलावा मात्र बता रहे हैं। किसान यूनियनों के साथ हुई बातचीत के दौरान सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन या NCCF और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI के माध्यम से 5 साल के लिए कपास, मक्का, अरहर, मसूर और उड़द खरीदने का प्रस्ताव रखा था। कृषि नीति विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों दालों के बाजार भाव पहले से ही एमएसपी से ज्यादा हैं। कृषि विशेषज्ञ यह भी पूछ रहे हैं कि इसे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों कहा जा रहा है। कहीं ये वापस लिए गए कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से वापस लाने का प्रयास तो नहीं है। वर्ष 2020 में सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए थे। पहला कृषि कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके अनुसार किसान दूसरे राज्यों सहित किसी भी मनमानी जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। कोई भी लाइसेंसधारी व्यापारी किसानों से परस्पर सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। कृषि उत्पादों के व्यापार को राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त भी किया गया था। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर एमएसपी पर खरीदने की बंधन वहां पर नहीं रखा गया था। दूसरा कृषि कानून था किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। यह कानून किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी निजी उपज का स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देने के लिए था। तो यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाने के लिए कानून था, जिसमें कि कहा गया है कि बड़े बड़े उद्योगपति किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनका शोषण आसानी से कर सकेंगे। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद, तेल और प्याज जैसी व्यक्तियों से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। ये कानून 17 सितंबर 2020 को संसद में पारित हुए। इसके बाद से किसान संगठन लगातार इनका विरोध करते रहे और इन्हें वापस लेने की मांग करते रहे। किसान संगठनों का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी को खत्म कर देगी और किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर रहना होगा।
सरकार का तर्क था कि यह कानून कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर देंगे और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। किसानों का आंदोलन कुछ समय बाद उग्र होता गया और उन्होंने पूरी दिल्ली को एक तरह से बंद ही कर दिया। लाल किले पर हुए किसान आंदोलन में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। अंततः हार कर सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने ही पड़े। किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे रहे हैं। किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डालने का इरादा है। उनकी एक ही मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी को लागू किया जाए। यूट्यूब की चैनल न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत 6 मार्च 2024 के इस वीडियो में किसानों के दिल्ली कूच की रणनीति दिखाई गई है। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट भेजा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कोशिश की कि वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। लेकिन इस बार उनकी ओर से अपनी स्ट्रैटेजी को बदला गया है। स्ट्रैटेजी ये कि इस बार बड़े जत्थे में हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे जत्थे बनाएंगे। 4-4, 5-5 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, छोटी छोटी गाड़ियों से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और सिर्फ इस बार पंजाब या हरियाणा से नहीं, बल्कि दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और बाकी जगहों से भी किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही स्पेशल ब्रांच ने ये अलर्ट दिल्ली पुलिस को दिया, आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने हर उस जगह पर नाकेबंदी कर दी है जहां से ये किसान दाखिल हो सकते हैं। जो आम गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ में अभी भी जो चिल्ला बॉर्डर है, जो गाजीपुर बॉर्डर है और जो टिकरी बॉर्डर है, वहां पर सुरक्षा जो आप पहले देख रहे थे, कंटीले तार लगाए गए हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। आम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, अगर बहुत जाने भी दिया जा रहा है तो पूछताछ की जा रही है। तो अभी भी वो खतरा सरकार पर से नहीं टला है, क्योंकि किसानों से कई दौर की बातचीत हुई, किसान मानने को तैयार नहीं है और उसके बाद आज ये आह्वान किया गया था कि किसान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बार बस स्ट्रैटेजी इतनी बदल दी गई कि हम बड़े बड़े जत्थे नहीं लेकर आएंगे, हम पुलिस को चकमा देने के लिए, जो प्रशासन उसको चकमा देने के लिए छोटे छोटे जत्थों में आएंगे। और इसीलिए पुलिस ने हर उस जगह पर नाकेबंदी कर दी है। आपने देखा ही, जो पंढेर हैं, जो इस पूरे जो प्रदर्शन है उसको लीड कर रहे हैं, उनकी ओर से भी कहा गया कि अभी समय लग सकता है। हमने आज के दिन का आह्वान किया है, लेकिन किसान अभी आना शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आज वो असर ना दिखे, कल और परसों आपको वो असर दिखे। और हम इसके जरिए आपको ये भी अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आना जाना पड़ सकता है इस ट्रैफिक रूट से और ऑफिस आवर्स में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप ऑल्टरनेट रास्ते से भी अपने ऑफिसेज जा सकते हैं, दिक्कत आपको हो सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर पर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा। हो सकता है कि वहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक मिले इसके चलते, लेकिन अभी सरकार पर से ये पूरा खतरा हटा नहीं है। अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों किस तरीके से हमने जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके बीच में तनातनी देखी थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, किसान घायल भी हुए थे, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मुश्किल के बादल सरकार पर, खासतौर पर केंद्र सरकार पर मंडरा रहे हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने में कठिनाई आखिर क्या है। पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर आंकड़े जारी किए गए थे। सरकार ने बताया था कि 2022-23 में करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीदी एमएसपी पर की गई थी, जबकि 2014-15 में 661 लाख टन की खरीदी हुई थी। इस दौरान एमएसपी पर सरकार का खर्च भी लगभग दोगुना हो गया है। 2014-15 में सरकार ने 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले पर एमएसपी देने की स्थिति में सालाना खर्च 10 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है, परंतु बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इससे किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा यही बात बता रहे हैं। उनके वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कह रहे हैं
कि उसको लीगलाइज कर दीजिए, किसान के लिए वो लीगल राइट बना दीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि साहब आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, वेयर इज द मनी? ये सवाल उठाया जाता है कि किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप कॉर्पोरेट्स के लिए पैसा देते हैं, मैंने कभी नहीं देखा इन इकोनॉमिस्ट को बोलते हुए कि पैसा कहां से आएगा। मैं एक डाटा आपके समक्ष रखना चाहता हूं अरुणदेव जी। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 और 2019 के बीच में, उसके बाद का हम पीरियड देखें तो उस पीरियड में एक इम्पेयर्ड एसेट करके इन्होंने टर्म दी है, जो मैं नहीं जानता था पहले। उसमें कहते हैं 16.88 लाख करोड़ इज द इम्पेयर्ड एसेट ऑफ द बैंक्स, व्हिच मींस 7.7 लाख करोड़ जो है वो तो राइट ऑफ किया, जो एनपीए जो राइट ऑफ कर दिया है, जो बैड डेट था वो राइट ऑफ कर दिया। बाकी जो है 9 लाख करोड़ जो है रफली या उसके आसपास जो है वो दैट इज द आउटस्टैंडिंग एनपीए, जो भी हम वो जानते हैं हम अगले कुछ सालों में वो राइट ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब है 16.88 लाख करोड़ के लिए कभी मैंने कहीं रिपोर्ट नहीं देखी कि साहब ये क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर देश फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा या बर्डन आएगा या एक्सचेकर की जेब से जाएगा, ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन किसान का अगर छोटा सा भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें या उसको हम सब्सिडी दें, जिसको ये कहते हैं, मैं तो उसको इंसेंटिव कहता हूं, और ये फिर मैसेज देते हैं कि साहब ये इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो जब लोन वेवर की बात भी होती है तो कहा जाता है वेव दी वेवर करके शो आते हैं कि किसानों के लोनों को टच नहीं करना चाहिए, उनको हम नहीं वेव करना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट के जब राइट ऑफ होते हैं तब ऐसी कहीं आप देखेंगे डिबेट नहीं होती है। तो एक ये लॉबी है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ऐसे आइडियाज को प्रमोट करता है। लेकिन जो जरूरत है, 60 करोड़ किसान आज भारत में या उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। मेरा ये मानना है कि अगर उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट। एक मजेदार बात यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से भी कहीं अधिक बढ़कर एमएसपी का वादा इन राज्यों में किया है। इस चित्र से यह बात स्पष्ट की गई है, जहां स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 प्लस 50% के अनुसार धान की एमएसपी केवल 2866 रुपए 50 पैसे मात्र होती, वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 3100 रुपए और कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी का वादा चुनाव में किया। अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी पहले ही वादा कर चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो वो तत्काल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी को लागू कर देंगे। तो जरा ये भी सोचिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एमएसपी की घोषणा चुनावों में आखिर राजनीतिक दल क्यों करते हैं? वहां पर फिर एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात कहां चली जाती है? जहां लगता है कम पैसे देकर चुनाव जीत सकते हैं वहां पर कम एमएसपी, और जहां ज्यादा पैसे देने की जरूरत महसूस होती है वहां पर ज्यादा एमएसपी की घोषणा राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही कर रहे हैं। इस बात का इंतजार करना होगा कि भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस विषय पर क्या कहती है। क्या पूरे देश में एक समान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह करेगी? किसानों का आंदोलन बढ़ने का एक कारण शायद यह भी है कि उन्हें चुनावों में अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच विपक्ष स्थिति का पूरा फायदा उठाने में लगा है। इसमें कोई बात नहीं है कि अगर सरकार और किसानों के बीच में जल्दी समझौता नहीं हुआ तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा ही, और सरकार और विपक्ष दोनों इन आंकड़ों का खेल खेलते रहेंगे। दरअसल किसानों की दशा समझना केवल आंकड़ों से संभव नहीं है, इसके लिए उनके रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को भी देखना होगा। यदि विदर्भ और देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या की बात को छोड़ भी दें तो भी यह तो मानना ही होगा कि देश के किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सवाल यह है कि क्या केवल एमएसपी की घोषणा मात्र से यह दुर्दशा दूर हो सकती है? सबसे पहले तो हम यह जान लें कि एमएसपी की घोषणा करना एक बात है और घोषित किया गया एमएसपी किसान को वास्तव में मिलना बिल्कुल दूसरी बात है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार धान खरीदती है और उसके लिए अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिसके चलते किसान को अपना धान घोषित मूल्य पर
तत्काल बेचने की सुविधा है और धन भी तत्काल बैंक खाते में ट्रांसफर होकर उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान जैसे बहुत से राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी की व्यवस्था बहुत लचर है, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी तरह खाद, बीज और अन्य इनपुट किसानों को आसानी से और समय पर उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं होते और उन्हें बहुत अधिक लागत लगानी पड़ती है। सरकार को कम से कम इन कमियों को तो तत्काल दूर करना ही चाहिए। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा के साथ चर्चा में यह बात स्पष्ट हो जाती है। उनके वीडियो का यह अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप अगर हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि ये जो 3 बिल आए हैं ये क्या है, किस तरीके से अभी तक कैसे चल रहा था खेती और इससे क्या बदलेगा? मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए कि बिल क्या है, तो एक रिपोर्ट जो है सरकार की, वो उसका एक उसका आउटपुट था, वो मुझे लगता है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। वो रिपोर्ट थी शांता कुमार कमेटी की। शांता कुमार कमेटी ने कही थी कि सिर्फ 6% किसानों को भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 94% फार्मर्स जो थे वो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाजार के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर ये बाजार इतने अच्छे होते, इतने एफिशिएंट होते, इतने बेनेवोलेंट होते, तो मुझे नहीं समझ आता कि एग्रीकल्चर क्राइसिस इतना भयंकर क्यों होता देश में। किसानों पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। हमें यह समझना होगा कि किसानों की ऋण की आवश्यकता अन्य लोगों की तरह ही केवल उत्पादन ऋण तक ही सीमित नहीं है। उन्हें भी हारी बीमारी, शादी ब्याह में और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। ऐसी चीजों के लिए सस्ते ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। फसल का उत्पादन बहुत कुछ प्रकृति की घटनाओं पर निर्भर करता है। वर्षा कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कीट का प्रकोप हो जाता है, कभी फसल में कोई और बीमारी लग जाती है। खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है। हालांकि सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है, पर उसका बहुत अधिक लाभ दिखता नहीं है। ऐसे में खेती का काम पूरी तरह से अलाभकारी बन गया है। विपक्षी दलों को इसमें अपने लिए एक अवसर नजर आता है, इसलिए वो किसानों की कर्ज माफी की बात करते नजर आते हैं। मैं कर्ज माफी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें यह तो समझना ही होगा कि कर्ज माफी केवल तात्कालिक सहायता का स्वरूप है, स्थायी हल नहीं है। देश की भलाई और अन्नदाता के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग मिलकर कृषि को लाभकारी बनाने पर विचार करें। आखिर कब तक हम कम उत्पादकता और सरकारी सहायता के जाल में जकड़े रहेंगे? यह भी विचारणीय है कि कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 17% ही है, परंतु इस पर 50% से अधिक आबादी निर्भर है। ऐसे में कृषि पर निर्भर लोगों का गरीब रहना तो निश्चित ही है। हमारी कृषि को लंबी अवधि के सुधारों की आवश्यकता है, जिससे यह प्रतिस्पर्धात्मक बन सके और किसानों को सरकारी सहायता की आवश्यकता ही ना रहे। अंत में जाते जाते एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना देश के हित में है या नहीं है? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। अब विदा दीजिए, नमस्कार। अगले दिन फिर मिलेंगे प्रसंग में एक नए विषय के साथ।